नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा आज का टॉपिक है। आज हम शुरू करने वाले हैं फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर। ये क्या होता है और इसकी ट्रेनिंग का आज पहला दिन है आपका। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इसको बोलते हैं FFMC, फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर। हम कौन सा कोर्स करने वाले हैं? फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर के बारे में सारी जानकारी हम लेने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स क्लियर करें। Full-fledged money changer is a company, public or private, licensed by RBI to buy and sell foreign exchange at market-driven rates. सिंपल है कि ये जो है ये कंपनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? प्राइवेट लिमिटेड है या फिर पब्लिक लिमिटेड है। नॉर्मली क्या होता है कि जो भी आरबीआई वाली एनबीएफसी होती है, अब जो नई बन रही है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लिमिटेड वाली एनबीएफसी बन रही है। लेकिन फुल फ्लेज मनी चेंजर में दो ऑप्शन है, एक प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकता है, पब्लिक लिमिटेड भी हो सकता है। दूसरा चीज, ये आरबीआई से लाइसेंस रहेगा। और तीसरा चीज, ये क्या करेगा? बाई एंड सेल। क्या करेगा? खरीदेगा और बेचेगा फॉरेन एक्सचेंज। और कौन से रेट पे? मार्केट ड्रिवन रेट्स। मार्केट ड्रिवन रेट्स क्या है? जो डिमांड सप्लाई के अनुसार जो रेट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये परचेज करेगा और सेल करने वाला है। राइट। नेक्स्ट है, एज पर सेक्शन 10 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देखिए फेरा फेमा, पहले फेरा था उसके बाद फेमा हो गया। फेमा याद रखिएगा, फेमा वर्ड भूलिएगा मत। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जहां पर भी फॉरेन एक्सचेंज आता है वहां पे फेमा आ जाता है। हमको फेमा के रूल के अनुसार काम करना पड़ेगा जहां पर फॉरेन एक्सचेंज आ जाता है। राइट। तो यहां पर सेक्शन 10 है फेमा का। फेमा का मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। वो क्या प्रेस्क्राइब कर रही है? ऑथोराइज्ड मनी चेंजर्स आर द ओनली एंटिटीज। वो क्या बोलती है? ऑथोराइज्ड मनी चेंजर आर द ओनली एंटिटीज इन द कंट्री दैट कैन डील इन मनी चेंजिंग एक्टिविटीज। इसका मतलब ऑथोराइज्ड मनी चेंजर के अलावा हमारे देश में कोई भी और ये मनी एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, रिमूविंग द ऑब्स्टेकल्स फेस्ड बाय फॉरेन विजिटर्स एंड टूरिस्ट। ये करता क्या है? टूरिस्ट और जो फॉरेन में विजिट करने वाले हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है करेंसी, और करेंसी कहां पर एक्सचेंज करें। और उसके लिए हमारा जो FFMC है या जो मनी एक्सचेंजर हैं ये उनको पूरी मदद करते हैं। राइट। ऑथराइज फर्म्स एंड होटल्स टू डील इन फॉरेन करेंसी नोट्स, कॉइन्स एंड ट्रेवलर्स चेक। आप देखेंगे 5 स्टार होटल और काफी सारे होटल्स को ऑथराइज किया जाता है ताकि फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज का पूरा फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाए। देखिएगा फॉरेन करेंसी डेस्क होता है अच्छे होटलों में, जहां पर फॉरेनर्स आते जाते रहते हैं। वो सीधा फॉरेन करेंसी डेस्क पे जाते हैं, वो अपना करेंसी जमा करते हैं, वहां से जो जितने यूज है उनका इंडियन करेंसी वो ले लेते हैं, या फिर जब वो वापस जाते रहते हैं तो इंडियन करेंसी वापस कर देते हैं और उसके बदले में उनकी देश की जो करेंसी है वो लेकर चले जाते हैं। राइट। ट्रैवलर्स चेक्स भी उसमें इंक्लूड ऑब्वियसली। अंडर द डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई। ये जो भी हुआ वो डायरेक्शंस किसके हैं? आरबीआई के। राइट। एनी इंडिविजुअल फाउंड अंडरटेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ मनी चेंजिंग बिजनेस विदाउट ए वैलिड लाइसेंस इज लायबल टू बी पेनलाइज्ड अंडर द एक्ट। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति अगर नॉर्मली खुदरा में या बोले कि रिटेल में अपनी मर्जी से अगर फॉरेन एक्सचेंज का डीलिंग कर रहा है तो फिर उसको पेनल्टी होगा और काफी बड़े रिपरकेशन आ सकते हैं, क्योंकि सीधा आरबीआई के अगेंस्ट में हो गया और दूसरा फेमा के अगेंस्ट में हो गया। फेमा के अगेंस्ट में कोई भी गलती माफ नहीं की जाती है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखना है कभी भी खुद से कोई डीलिंग नहीं करना है हमको। एक्टिविटीज क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहला, मे एंटर इनटू अ फ्रेंचाइज एग्रीमेंट। क्या कर सकते हैं? सबसे पहले एक फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में एंटर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंचाइज आप दे सकते हो। ये सबसे बड़ा फैसिलिटी हो सकता है उन लोगों के लिए जिनका सोच बड़ा है, जिनके पास पैसे अभी जितनी जरूरत है उतनी है, लेकिन वो पूरे भारत में अपने बिजनेस को फैला सकते हैं, तो उनके लिए फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में भी जाने का ऑप्शन है। दूसरा, फ्रेंचाइज में फ्रीली परचेज एनी फॉरेन करेंसी नोट्स, कॉइन्स और ट्रैवलर चेक्स फ्रॉम द रेसिडेंट्स एज वेल एज द नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब आप किसी और को फ्रेंचाइज अगर देते हैं तो फ्रेंचाइज भी सेम काम कर सकता है। इसका मतलब वो भी करेंसी एक्सचेंज का पूरा एक्टिविटी कर सकता है। नेक्स्ट है, फ्रेंचाइज है वो मे सेल इंडियन रुपीज टू फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स अगेंस्ट इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। अगर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है तो उसके बदले वो हमारी करेंसी दे सकता है और एक्सचेंज कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टेक प्रॉम्प्ट एक्शंस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रिम्बर्समेंट थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने इंटरनेशनल डेबिट कार्ड स्वैप किया, स्वैप करने के बाद में उनको तो पैसे दे दिए, तो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड स्वैप करके जो बैंकिंग चैनल है उसके थ्रू आपके खाते में पैसे आ जाने चाहिए। उसके लिए आप इमीडिएट एक्शन ले सकते हो और आप ऑथोराइज्ड हो। राइट। नेक्स्ट है, एक्टिविटीज ऑफ एफएफएमसी में। एफएफएमसी में चूज टू सेल फॉरेन एक्सचेंज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। वो फॉरेन एक्सचेंज सेल करने का राइट रखता है
किन कारणों से? सबसे पहला बिजनेस विजिट के लिए, कोई भी अगर बाहर जा रहा है अपने व्यापारिक काम से, बिजनेस के काम से, तो उनको दे सकता है। प्राइवेट विजिट अपनी मर्जी के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट से, अपने पर्सनल काम के लिए अगर जा रहा है तो भी वो उनके साथ में डील कर सकता है। अब दो ही चीज तो हो सकती है भाई, या तो बिजनेस वाला डील होगा या तो प्राइवेट वाला विजिट होगा, राइट। तो बिजनेस विजिट होगा तो भी आप कर सकते हो, प्राइवेट विजिट होगा तो भी कर सकते हो। इसका मतलब हर कंडीशन में आप ये वाला काम कर सकते हो। फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड भी होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के प्रीपेड कार्ड होते हैं जो कि मान्य होते हैं इंडिया और फॉरेन के बायलैटरल एग्रीमेंट के कारण। कौन से देश का, यहाँ पर बैंक टू बैंक चैनल को देखते हुए फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड भी होते हैं जिसमें पैसे का वैल्यू प्रीपेड उसमें एनक्रिप्टेड रहता है। आप जहां पर भी जाओगे आप यूज कर सकते हो। उसके बाद में आपका जो बैंक है जिनके पास में वो पैसे रखे हुए हैं वो उसका रेमिटेंस करता है। एफएफएमसी लाइसेंस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? इसमें सबसे पहला, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अब ये कंपनीज एक्ट 2013 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आज हम लोग बनाने जाएंगे तो कंपनीज एक्ट 2013 ही अभी अवेलेबल है। उससे पहले कौन सा था? कंपनीज एक्ट 1956 था। तो अभी जो कंपनीज एक्ट 2013 है इस पे हम लोग को ध्यान देना है। हम लोग अभी जो भी कंपनी बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली कंपनीज एक्ट 2013 में ही बनने वाला है। दूसरा, फॉर ए सिंगल ब्रांच, अगर एक ही ब्रांच का लाइसेंस आपको चाहिए तो मिनिमम नेट ओन्ड फंड, मतलब खुद का जो पैसा, खुद का पैसा क्या होता है? जो शेयर होल्डर मिलकर, जो प्रोमोटर मिलकर जो पैसा लगाते हैं वो खुद का पैसा हुआ। शुरुआती पैसे की बात हो रही है, राइट। जो प्रोमोटर और शेयर होल्डर मिलकर खुद का पैसा लगाएंगे वो कितना होना चाहिए? 25 लाख कम से कम होना चाहिए। कौन से कंडीशन में? जब वो सिंगल ब्रांच का लाइसेंस ले रहा होगा, राइट। यहां तक क्लियर हूं मैं? नेक्स्ट, फॉर मल्टीपल ब्रांच लाइसेंस, इसका मतलब एक से ज्यादा ब्रांच का अगर आप लाइसेंस लेने वाले हो तो आपको 25 लाख की जगह सिर्फ 50 लाख लगने वाले हैं, जो कि नेट ओन फंड है। मतलब खुद का पूंजी जो आप बिजनेस में लगाने वाले हो वो 50 लाख रुपए पहले दिन में आपके पास में होने चाहिए। तो यहां पर एक और बार समझते हैं, अगर हमको एक ही ब्रांच खोलना है तब तो 25 लाख है। एक से ज्यादा, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10,000 हो, जितने भी ब्रांचेस आप खोलने वाले हो सब मिलाकर टोटल केवल 50 लाख रुपए आपको इनिशियल कैपिटल लगाना पड़ेगा अगर वो एक से ज्यादा ब्रांचेस है उस कंडीशन में। और द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम मस्ट रिफ्लेक्ट द एक्टिविटी ऑफ मनी चेंजिंग दैट इज टू बी अंडरटेकन बाय द एंटिटी। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसमें भी जो मेन ऑब्जेक्ट है, यहां पर वो नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बता रहा हूं, जो मेन ऑब्जेक्ट है उसमें क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्ट ही है मनी चेंजिंग। बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है? मनी चेंजिंग एक्टिविटी करना है, फॉरेन एक्सचेंज में डील करना है, ये उसका मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होना चाहिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितने भी प्रोमोटर्स हैं उस कंपनी के, उनका कोई भी सिविल या क्रिमिनल केसेस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से बता दूं, जितने भी प्रोमोटर्स हैं उनका सिविल या क्रिमिनल केसेस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से सुनना, अगर नया खोलने जा रहे हो कंपनी तो कभी भी ऐसे व्यक्ति को मत रखिए जिनका सिविल या क्रिमिनल केसेस पेंडिंग होगा, राइट। नेक्स्ट है, आफ्टर ऑब्टेनिंग द एफएफएमसी लाइसेंस द एंटिटी मस्ट कैरी आउट इट्स बिजनेस एक्टिविटी विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ फॉरेक्स लाइसेंस एंड शुड विदाउट फेल इंटीमेट द आरबीआई। अगला इंपॉर्टेंट चीज, आपको लाइसेंस जैसे मिला तो लाइसेंस मिलने के 6 महीने के अंदर आपको बिजनेस चालू कर देना है, और चालू करते ही साथ आरबीआई को बता देना है, क्योंकि अगर आप ऐसे 6 महीने में नहीं करोगे तो आरबीआई के पास पावर है कि वो उस लाइसेंस को रिवोक कर देगा। आपकी कंपनी रहेगी, लाइसेंस नहीं रहेगा, आप काम नहीं कर पाओगे, राइट। तो एक और बार बता दूं, करना क्या रहेगा, आपने एफएफएमसी लाइसेंस लिया, उसके 6 महीने के अंदर आपको बिजनेस चालू करना पड़ेगा, और किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? आरबीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, राइट। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, अगला इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से सुनिए, एक एक करके नोट करिएगा, जहां पर लगता है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, राइट। सबसे पहला, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपकी जो कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसकी लगेगी। दूसरा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी लगेगा, और उसके साथ में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लगेगा आपकी कंपनी का, जिसको आपने फाइल किया है, जिसके बेस पे लाइसेंस मिला है, राइट। नेक्स्ट, कॉपी ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ द एंटिटी विद ए सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स सर्टिफाइंग द नेटवर्थ एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो प्रोमोटर्स हैं वो प्रोमोटर्स अपना पैसा लगाने वाले, इनिशियल फंडिंग है, तो उस केस में इनिशियल फंडिंग में उनको अपना नेटवर्थ का एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर कंपनी बन चुकी है पहले तो कंपनी में फंड इकट्ठा करने में हो सकता है टाइम लग गया और कोई फाइनेंशियल ईयर बीत गया, तो उस केस में उस फाइनेंशियल ईयर एंडिंग का एक ऑडिट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। ऑडिट रिपोर्ट बना के उसमें जो नेट ओन्ड फंड है वो 50 लाख या 25 लाख, 25 लाख कब, जब एक ही ब्रांच आप ले रहे हो और एक से ज्यादा ब्रांच ले रहे हो तो
50 लाख का टोटल नेट ओन्ड फंड होना चाहिए। अच्छा, इस जगह पे मैं आपको बता दूं नेट ओन्ड फंड होता क्या है। नेट ओन्ड फंड इज इक्वल टू, नेट ओन्ड फंड इज इक्वल टू आपका जितना कैपिटल है, जितना शेयर कैपिटल है, जितना शेयर कैपिटल है प्लस माइनस रिजर्व। इसका मतलब अगर आपने कोई प्रॉफिट किया है तो आपके शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अभी तक का सारा प्रॉफिट मिलाकर जो जनरल रिजर्व में आ जाता है ना, प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है हर साल का, जनरल रिजर्व में। तो जनरल रिजर्व कंसोलिडेटेड फिगर है हमारे जितने भी साल हैं उसके प्रॉफिट का। तो शेयर कैपिटल में जनरल रिजर्व को जोड़ देंगे। जनरल रिजर्व पॉजिटिव हुआ तो शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। जनरल रिजर्व नेगेटिव हुआ, नेगेटिव कब होता है, जब लॉस है, टोटल मिला के लॉस है, तो कैपिटल में जनरल रिजर्व माइनस हो जाएगा अगर लॉस है तो। अगर प्रॉफिट है तो जनरल रिजर्व कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ये कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व आपका नेट ओन फंड होता है, राइट। इसमें माइनस हम लोग कर सकते हैं अगर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमने किया है जो कि अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ तो हम लोग उसको माइनस कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सिंपली समझिए नेट ओन फंड मतलब कैपिटल प्लस माइनस रिजर्व्स एंड सरप्लस। और अगर आप नई कंपनी खोल रहे हो तब आपको उतना भी सोचना नहीं है, कैपिटल बस वही आपका नेट ओन्ड फंड है जो आप शुरू में पूंजी लगा रहे हो। अगर आप नई कंपनी बना रहे हो तब भी सीए से सर्टिफिकेट बनवा लो कि इनके पास में कितने पैसे हैं, कितनी फंडिंग है, या फिर बैंक में जो पैसे डाले हैं वो कौन कौन से शेयर होल्डर ने डाले हैं और वो खुद का पैसा है। कम से कम ये सर्टिफिकेट आप लगा दो अगर ऑडिट रिपोर्ट अभी पॉसिबल नहीं है तो उस केस में। नेक्स्ट है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन टू अंडरटेक मनी चेंजिंग बिजनेस। बोर्ड रिजोल्यूशन का सर्टिफाइड कॉपी लगाना पड़ेगा कि हम ये मनी चेंजिंग बिजनेस को करना चाहते हैं। इसके आगे ये उन कंपनियों के लिए है जो मनी चेंजिंग का काम कर रही थी या फिर कंपनी बनाकर केवल उन्होंने रखा हुआ था और अभी तक लाइसेंस नहीं लिया था। तो जितने भी साल उनके बीते हुए हैं वो सारे साल के ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीजें हम लोग को चाहिए। लेकिन ये जितने भी साल क्या है, हमारा जिस साल में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उससे जस्ट पीछे वाले 3 साल का आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अच्छा, अगर नई कंपनी है तो क्या होगा, नई कंपनी है तो ये सब चीज की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये एप्लीकेबल नहीं है, राइट। ए कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट फ्रॉम द बैंकर ऑफ द एप्लीकेंट इन ए सील्ड मैनर। बैंकर के से एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है जो बैंकर को स्पेसिफिक फॉर्मेट में देना होता है कि इनका बैंकिंग ट्रांजैक्शन सस्पिशियस तो नहीं है और बैंकिंग ट्रांजैक्शन में कोई भी घपला या फिर किसी भी तरीके का कोई अनयूजुअल एक्टिविटी तो कभी नहीं देखा गया है। बैंक प्रोवाइड करती है किसको, आरबीआई को। नेक्स्ट है, कई बार क्या होता है एनबीएफसी होते हैं बहुत सारे और उन्हीं लोग जाकर एक एफएफएमसी बना लेते हैं या फिर मनी चेंजर बना लेते हैं कंपनी। तो उस केस में क्या हो जाता है, वहां पर इंफॉर्मेशन देना पड़ता है कि आपके सिस्टम कंसर्न या एसोसिएट कंसर्न में कहीं कोई एनबीएफसी भी है क्या, अगर है तो वो इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों ये था हमारा पहला वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। इतनी जानकारी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज हमने सीखी, और इसके बारे में अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो इसी वीडियो के नीचे में कमेंट करना पड़ेगा, कहीं और कमेंट मत करिएगा, वीडियो के नीचे में कमेंट करिएगा ताकि उसका जवाब दे सके। और एक और चीज आपको बता दें, क्वेरी जो भी होगी क्वेरी शीट में आप फिलअप कर सकते हैं, क्वेरी शीट गूगल शीट अगर हमने आपको लिंक दिया है तो आपको उसको फिलअप करना है। तो आप जानते हैं ना मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।